देखिए, सबसे पहले लेते हैं ब्लैकआउट पीरियड। कभी-कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट था, उसमें ब्लैकआउट पीरियड कितने दिनों का था? है ना? या वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लैकआउट पीरियड क्या होता है? आपने सही आंसर दिया क्या होता है, तो पूछिए अच्छा आपके लास्ट पीरियड में कितने दिनों का था? है ना? तो इसको एक पहले नॉन एसएपी के एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, फिर हम लोग एसएपी का एग्ज़ाम्पल लेंगे इसमें, ठीक है ना? जैसे मान के चलिए आपको आपके घर घर की छत पे एक वाटर टैंक है, मान के चलिए 1000 लीटर का है, आपको उसकी सफाई करनी है, ठीक है ना? तो आपने प्लान किया कि आज जो है 3 बजे हम उसकी सफाई करेंगे। तो आपने देखा कि 2 घंटे का टाइम लगेगा, 3 टू 5। तो अब आप क्या करोगे, जब से आपने प्लान किया 3 ओ क्लॉक का, तो आप अपने घर में क्या बोलोगे कि 3 ओ क्लॉक से लेकर 5 ओ क्लॉक तक कोई भी पर्सन सबमर्सिबल नहीं चलाएगा, ठीक है ना? जिससे टैंक में पानी ना जाए, क्योंकि मुझे टैंक की सफाई करनी है, राइट? तो आपने क्या किया 3 ओ क्लॉक से लेके 5 ओ क्लॉक का जो 2 घंटे का टाइम दिया, वो आपने ब्लैकआउट पीरियड दे दिया। इस टाइमिंग में कोई भी पर्सन सबमर्सिबल के थ्रू वाटर टैंक में वाटर नहीं पहुँचाएगा, राइट? अदरवाइज़ क्या होगा, आप उसमें से साफ करके पानी निकाल रहे हैं और पानी आ गया, राइट? तो नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम गो लाइव करने वाले होते हैं एसएपी को, जैसे आप एक एसएपी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने एसएपी इम्प्लीमेंटेशन किया। अब गो लाइव से पहले क्या करना होगा, जो जो सिस्टम होगा जिस पे यूज़र काम करेंगे, जिसको हम प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं या प्रोडक्शन सर्वर बोलते हैं, उसमें आपको कुछ डेटा डालना पड़ेगा। जैसे करंटली उनका क्या स्टॉक है, क्या-क्या उनका मास्टर डेटा बनाया गया है, क्या-क्या नंबर रेंजेज़ हैं, जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस किए गए हैं वो सिस्टम में लेके जाना, राइट? तो इसमें एक सर्टेन टाइम लगेगा। अब जैसे जब जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, तो कंपनी ने कहा कि जो है हम मान के चलिए कंपनी ने कहा कि हम जो है 31 अक्टूबर को गो लाइव कराएँगे। लेकिन 31 अक्टूबर को जब गो लाइव होगा, तो उससे पहले क्या करना है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, इसका हमें सारा डेटा भी चाहिए सिस्टम में। डालना ही पड़ेगा, राइट? प्लस कंपनी का कोई न कोई करंट स्टॉक होगा, और जो भी अकाउंट्स हैं, अगर हम एफआई की बात करें, जो भी जीएल अकाउंट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ करंट बैलेंस होगा, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट, राइट? तो वो सब अपलोड करना पड़ेगा, राइट? तो अब आपने कैलकुलेट किया टीम ने कि इसको अपलोड करने में हमें 10 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो अब आपने क्या पॉलिसी बनाई कि 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, या 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, जो भी उनका करंट सिस्टम है जिसमें वो डेटा है, कंपनी जब चल रही है तो उसका कोई ना कोई पहले से ईआरपी होगा, राइट? तो उसमें वो सब डेटा डाला जा रहा होगा, उसमें मैनेज करते होंगे। तो आपने क्या बोला कि 15 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक उस उनके ईआरपी सिस्टम के अंदर जो उनका लीगेसी सिस्टम, उसको लीगेसी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना? उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसमें ना कोई डेटा डाला जाएगा या ना निकाला जाएगा। तो वो क्या होगा, दैट इज द ब्लैकआउट पीरियड। अब कंपनी कहेगी कि उस 15 दिन में हमारा बिजनेस बंद रहेगा, कि नहीं, आपको बिजनेस बंद नहीं रखना, आप अपना सारा काम करो, कहीं एक अलग उसको मेंटेन कर लो। उस 15 दिन के अंदर जो आपकी बिज़नेस एक्टिविटी हुई, उसको हम उसके बाद में एसएपी में भी अपडेट कर देंगे, राइट? तो वो जो 10 दिन का जो टाइम था या 15 दिन का जो टाइम दिया गया, जिसमें कंपनी के लीगेसी सिस्टम को फ्रीज कर दिया गया, जिससे कि उसके अंदर कोई डेटा और इंसर्ट ना हो, हम उसको बोलेंगे ब्लैकआउट पीरियड, ठीक है ना? जैसे हमने वाटर टैंक का एग्जांपल लिया कि ये 2 घंटे हमें लगेंगे सफाई करने में, उस 2 घंटे तक टैंक के अंदर कोई और पानी नहीं लाना है। तो हमने क्या किया, वो फ्रीज कर दिया उसको 2 घंटे के लिए, उसमें वाटर नहीं लेके जाना है, सबमर्सिबल नहीं चलानी है, राइट? तो वो क्या होगा, ब्लैकआउट पीरियड हो गया, राइट? कभी-कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लास्ट प्रोजेक्ट में ट्रायल रन कितने दिनों का था, राइट? तो इसको आप 2 वीक्स का बोलते हो, कि 2 वीक्स का ट्रायल रन था, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। कुछ कंपनियों में क्या होता है कि एक्चुअल गो लाइव से पहले कंपनी क्या करती है, एक ट्रायल गो लाइव कर लेती है और एक ट्रायल रन करके देखते हैं, उसमें जो भी टाइम होता है 1 वीक या 2 वीक का, उस 2 वीक में जो भी बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है, उनकी साथ में एसएपी में भी वो एंट्री करके देखते हैं, ठीक है ना? तो अगर एक क्वेश्चन आता है ट्रायल रन कितने दिनों का था, आप सीधे बोलेंगे 2 वीक्स का ट्रायल रन था। हाँ, कोई बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एक-एक महीने का भी होता है, राइट? अब कभी-कभी एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि गो और नो गो एक्टिविटी क्या होती है? आपने बता दिया, फिर पूछ रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट में हुई थी? आपने कहा हुई थी, कितनी बार हुई थी, राइट? तो इसको पहले नॉन एसएपी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है ना? जैसे आपके फ्रेंड्स ने कहा कि यार एक काम करते हैं, इस वीक ना शिमला घूमने चलते हैं। क्या उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, 2 अक्टूबर की छुट्टी है,
या आपने प्लान किया कि फ्राइडे की छुट्टी ले लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे चलो शिमला घूमने चलते हैं। आपके दोस्तों ने आपसे कहा, तो आप एकदम से उनको हाँ या ना नहीं बोलोगे, आप कैलकुलेशन करोगे कि इस टाइमिंग में आपके पास क्या असाइनमेंट है। आपने कहा नहीं भाई इस टाइम में मैं नहीं जा सकता, मेरे पास एक अनअवॉइडेबल पर्सनल असाइनमेंट है, एक काम करो आप नेक्स्ट वीक का रख लो। या या आपने देखा कि नहीं यार फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही है, कि नहीं यार अभी मैं नहीं जा सकता, थोड़ा सा फाइनेंशियली बर्डन है, थोड़े से मेरे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीक चलेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि हमें जो है 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 3 दिन का हम प्लान कर रहे हैं शिमला जाने का, तो आपने कहा कि नहीं चलेंगे, नो, नॉट गो, या आपने कहा यस चलते हैं, गो, राइट। तो डिफाइंड डेट पर पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आप या तो हाँ कहते हैं या ना कहते हो। इसी तरीके से जब इम्प्लीमेंटेशन चल रहा होता है, गो लाइव डेट पास में आती है, तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने देखा कि अभी कुछ मॉड्यूल्स में कुछ वर्क पेंडिंग पड़ा है। हो सकता है आपके मॉड्यूल में ही सबसे ज़्यादा वर्क पेंडिंग पड़ा हो, या आपके मॉड्यूल में कुछ भी पेंडिंग ना पड़ा हो, लेकिन बात वहाँ तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की होगी। तो अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, मीटिंग रखेगा क्लाइंट के साथ, मतलब उन लोगों के साथ जो यूजर्स हैं क्लाइंट कंपनी के, जिनका आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, राइट। तो उस मीटिंग में डिस्कस होगा कि देखिए इतना काम हो चुका है, इतना पेंडिंग है, और गो लाइव की डेट 1 महीने बाद है, 1 महीने के अंदर इस काम को नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम गो लाइव की डेट को 2 महीने और आगे बढ़ा लें, या इस इतने काम में 4 महीने लग जाएंगे तो हम 4 महीने और बढ़ा लें, या हम एक काम करेंगे कि गो लाइव हम जो है ऑन डिफाइंड डेट ही कर देते हैं, जो बचा हुआ वर्क है उसको गो लाइव के बाद कर देंगे। या एक काम करते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट काम जो पॉसिबल हो सकता है उसको गो लाइव से पहले कर लेते हैं, बचा हुआ गो लाइव के बाद कर लेते हैं। तो अब क्लाइंट कहता है कि ठीक है, या कहता है नहीं। क्लाइंट कहता है ओके लेट्स गो, बचा हुआ वर्क हम गो लाइव के बाद कर लेंगे, या इसमें से एक काम करो, ये 3 वर्क जो है इंपॉर्टेंट है इनको करके दे दो, गो लाइव कर लेते हैं डेट को, बाकी बाद में कर लेंगे। या क्लाइंट कहता है नो, वी वॉन्ट कंप्लीट, राइट। तो उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया कि डिफाइंड डेट पे हमें गो लाइव करना है या गो लाइव को एक्सटेंड करना है, बिकॉज सम रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल पेंडिंग टू बी कंप्लीटेड इन एसएपी, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गो और नो गो एक्टिविटी। किसी किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये 2-2 3-3 बार एक्सटेंड होता है। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था 2015-16 में, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का था, मतलब कंपनी का नाम नहीं लूँगा कि हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं क्लास की, ठीक है ना। तो वो इतना गंदा क्लाइंट था कि वहाँ यूजर्स बहुत ही र्यूड थे, बहुत ही नेगेटिव थे, बहुत ही पॉलिटिक्स थी इस कंपनी के अंदर, है ना। और अनफॉर्चुनेटली उस पूरी टीम के अंदर 43 लोगों की टीम थी, उसमें सिर्फ 3 लोगों के अलावा सब साउथ इंडियंस थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। तो क्लाइंट क्या करता था, डिस्कशंस होते थे, उनको पता था मीटिंग में बैठे इनको हिंदी नहीं आती है, तो बीच-बीच में हिंदी बोल जाता था। अब रिक्वायरमेंट ही गड़बड़ हो जाती थी, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें 3 बार जो है प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ, है ना। और कभी-कभी क्या बहुत डिसिप्लिन्ड क्लाइंट होता है, उसके यूजर्स जो होते हैं, उसके एम्प्लॉयी होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड का मतलब भाई टेक्निकली भी और एथिक्स के अकॉर्डिंग भी, तो काम वहाँ स्मूथ होता है, ऑन टाइम काम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना है, सिर्फ इंटरव्यू में कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है ना। डेट भी डाल देते हैं हमने 28 में इसको। ये मैंने कल कराया था, तो मैं आज नहीं कराऊँगा, रिपीट नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे। जीयूआई सेटअप, है ना। देखिए जब आप किसी भी कंपनी को जॉइन करेंगे तो कंपनी आपको ना अपना लैपटॉप देगी। बहुत रेयर केस में है कंपनी आपको पर्सनल लैपटॉप के लिए बोले, बहुत रेयर टू रेयर केस। तो कंपनी अपना लैपटॉप देगी आपको, तो उसमें सब कुछ होगा, ठीक है ना। एसएपी जीयूआई भी इंस्टॉल्ड होगा, समटाइम्स हो सकता है ना भी हो इंस्टॉल, अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो आईटी जो हेल्प डेस्क है उसका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देगी, आप उसमें मेल डालेंगे, ठीक है ना। तो वो एसएपी जीयूआई जो होता है जिसके थ्रू हम एसएपी लॉगिन करते हैं, जैसे इस तरीके का ये आइकन है, ये वो इंस्टॉल कर देंगे। जब वो इसको इंस्टॉल कर देंगे या पहले से इंस्टॉल तो ब्लैंक होगा, इसमें किसी भी एसएपी सिस्टम का कोई कनेक्शन नहीं है कॉन्फ़िगर, इट विल बी टोटली ब्लैंक, ब्लैंक होगा, राइट। तो ये आपको जो है आपको ही ये सेटअप करने होंगे। आप बस आपको क्या होगा, आपके पास ना कंसर्न टीम का डिटेल होगा जिसको आप ईमेल डालेंगे, ईमेल में लिखेंगे कि आई एम द एसएपी एमएम और पीको एसडी कंसल्टेंट और व्हाटएवर एंड आई नीड द एसएपी क्रेडेंशियल्स। तो वो क्या करेंगे,
इसके डिटेल्स आपको मेल कर देंगे। जैसे डेवलपमेंट सिस्टम का करेंगे, डेवलपमेंट सिस्टम में दोनों सिस्टम का करेंगे, सैंडबॉक्स का भी करेंगे, गोल्डन का भी करेंगे। ये सिस्टम क्या होते हैं, सैंडबॉक्स क्या होता है, गोल्डन क्या होता है, हम सीखेंगे। ये हम टीआर टॉपिक के अंदर सीखेंगे, ठीक है ना। क्वालिटी सिस्टम का भी भेज देंगे वो आपको, प्रोडक्शन सिस्टम का भेजेंगे, प्री प्रोडक्शन है तो उसका भी भेज देंगे डिटेल्स, ठीक है ना। तो अब वो आपको ये सेटअप करना है, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। इसकी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको आना चाहिए, क्योंकि रियल टाइम में आपको करना पड़ सकता है, ठीक है ना। इसमें सिंपली जैसे मान के चलिए ब्लैंक है, उन्होंने मान के लिए आपको जो है क्वालिटी सिस्टम का आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे, जो दिख रहा है क्रिएट आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्शन पर जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पर जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है ईमेल में आएगा, एप्लीकेशन सर्वर में क्या आईपी डालना है वो भी प्रॉपर ईमेल में आएगा, इंस्टेंस नंबर क्या लिखना है ईमेल में आएगा, सिस्टम आईडी क्या लिखनी है प्रॉपर ईमेल में आएगी। अगर एसएपी राउटर स्ट्रिंग भी आया है ईमेल में तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एसएपी राउटर स्ट्रिंग के अलावा बाकी ये 4 डिटेल्स मैंडे होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो जस्ट एजम्पशन बेस पे लिख देते हैं, जैसे क्वालिटी सिस्टम, या शॉर्ट में हो सकता है क्यूएस बोल देते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, ठीक है ना। एप्लीकेशन सर्वर एक आईपी एड्रेस होगा, जस्ट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इंस्टेंस नंबर होगा जो भी हो, सिस्टम आईडी होगी जो भी हो। इंस्टेंस नंबर हमेशा 2 डिजिट का न्यूमेरिक होगा और सिस्टम आईडी हमेशा 3 डिजिट की अल्फाबेटिक होगी, ठीक है ना। इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया। डबल क्लिक करेंगे, सब कुछ सही है तो ये कनेक्शन अलाउ करेगा। अगर इसमें कुछ भी गलत टाइप हो जाएगा या गलत आएगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर 111 कर दिया आईपी एड्रेस, ठीक है ना। इट विल नॉट अलाउ, क्योंकि इसको आपको एड्रेस मिल ही नहीं था, राइट। सिंपल है, ठीक है ना। एक बार वीडियो वीडियो में रिकॉर्डिंग में हो ही रहा है अपना, एक बार आप देख लेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं है, इसमें इसको डिलीट कर देना, ठीक है ना। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक ये था, ये भी कंप्लीट किया। अब एक ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा टॉपिक है, मेरी तरफ से तो छोटा ही टॉपिक है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, इसलिए मुझे तो सिर्फ प्रोसेस बतानी है, इंटरव्यू आप लोगों को देना है, इसलिए आपको तैयारी भी करनी है, ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ इंटरव्यू की तैयारी करने की जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ, इस अप्रोच की 100% सक्सेस रेट है। जब कोई भी स्टूडेंट यूसीपीएल टेक्नोलॉजीज का अपना ना, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर। ठीक है। तो यस सर। यस सर। ओके, जब अपना यूसीपीएल का कोई भी जी सर, सुन रहे हैं सर। ठीक है, जब अपना कोई भी स्टूडेंट जो है सिलेक्शन लेता है, उसका सिलेक्शन होता है, तो मैं एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ। जब आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा तो मैं क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछूंगा कि जो अपना सब कुछ आपने पढ़ा, आपने पढ़ाया किया, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहा जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ। तो 100% केसेज में स्टूडेंट ने एक ही आंसर दिया कि सर आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करने की जो अप्रोच बताई थी मैंने वो फॉलो की, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन जल्दी हो गया, ठीक है ना। तो इस अप्रोच को फॉलो करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट अप्रोच है, इससे भी अच्छी कोई अप्रोच हो सकती है, ठीक है ना। देखिए आप कैसे करेंगे इसको। देखिए आप सभी लोग मेरी क्लास तक आए हैं, इसका मतलब आप लोगों के सबके बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस भी की होगी। अगर किसी कारण से नहीं कर पाए तो स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप लोग वर्किंग नहीं है तो पर डे आप 5 to 6 आवर्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अगर वर्किंग नहीं है तो 5 to 6 आवर्स पर डे प्रैक्टिस करनी है, 6 डेज इन ए वीक करनी है। किसी एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने वर्कलोड के हिसाब से टाइम निकालिएगा, ठीक है ना, डेडिकेट होकर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब तक आप 100% अपने करियर को नहीं देंगे, करियर आपको 100% नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आप ये सोचो कि मुझे अच्छा करियर मिल जाए बिना एफर्ट लगाए, तो वो इन जनरल केस फिजिबल नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे आप एक दिन में 5 घंटे या 6 घंटे दे रहे हैं स्टडी को, तो इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दो, लगातार मान लो 3 घंटे दिन में करो, 3 घंटे रात में करो, ठीक है ना। कुछ लोगों को क्या जल्दी सोने की आदत होती है, तो वो जल्दी सोएं, उसके हिसाब से करें। आपको अपने सोने के और जागने के रूटीन में बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना है ना। अगर आप 8 घंटे सोते तो 8 घंटे ही सोना, उसको 7 घंटे में नहीं लाना है। आप बाकी जगह से टाइम निकालो, ठीक है ना।
प्लस इसमें आप क्या करेंगे, आप आपने आज कोई टॉपिक को उठाया, ठीक है ना? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं एमएम का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप एसटीओ टॉपिक कर रहे हैं, आप अपने मॉडल के हिसाब से टॉपिक लेंगे, ठीक है ना? तो जब तक एसटीओ टॉपिक को 100% खत्म ना कर दें, दूसरा टॉपिक नहीं पकड़ना है, ठीक है ना? अब जैसे आप पर डे 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 घंटे इस एक्टिविटी को देना है। 2 घंटे में 2 घंटे में क्या करना है, बचे हुए 2 घंटे में पीछे के जो टॉपिक्स आपने किए हैं, उनको एक क्विक रिवीजन देना है, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करोगे, आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी क्लास कर रहे हैं, टीचर नोट करने के लिए बोलती है, ठीक है ना? आपने नोट किया होगा, उन नोट्स को पहले उठाएँ। अगर नोट नहीं किया है, तो जो रिकॉर्डिंग है आपके पास, उसके थ्रू नोट्स बनाएँ। अगर देखिए आपने नोट नहीं किया, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग पर गए हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रॉपर नोट्स बनाएँ, उसको ख़त्म करें। इसके बाद अगर आपके पास कोई रेफ़रेंस बुक है, अगर है तो उसमें उस टॉपिक को देखें कितना है, क्या है, उसको ख़त्म करें। इसके बाद क्या करना है आपको, 10 वीडियो, यूट्यूब पर 10 वीडियो, मैं यूट्यूब का ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब पर 10 अलग-अलग ऑथर के वीडियो, अलग-अलग लोगों के वीडियो ज़रूर देखें। अलग-अलग लोगों के 10 वीडियो क्यों देखने हैं? देखिए, एसएपी में जो नॉलेज होती है, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, जिनको दोनों को इक्वल एक्सपीरियंस है, फिर भी दोनों की नॉलेज में अंतर होगा, क्योंकि दोनों लोगों ने डिफरेंट-डिफरेंट कंपनियों के बेस पे काम किया होगा, डिफरेंट-डिफरेंट सिनेरियो सिचुएशंस देखी होंगी, राइट? तो जब आप 10 लोगों के वीडियो देखते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो आप अलग-अलग लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉलेज गेन कर रहे होते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट छूट गया है पढ़ने में या पढ़ाने में, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाता है, प्लस कुछ नया सिनेरियो समझ में आ जाता है। तो जब इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता है, जो इंटरव्यू लेगा, वो उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पुट करेगा, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पुट करेगा। तो मैक्सिमम चांस क्या होते हैं कि आप उसको आंसर कर पाएँगे। अगर आंसर नहीं भी कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप क्वेश्चन को समझ पाएँ प्रॉपर। आप समझिए कि मैं कहाँ गलती कर गया। जी मैम। हाँ मैम, 1 मिनट, 1 मिनट। तो आपने क्या करना है, एक टॉपिक अपना उठाना है। जो भी टॉपिक आपने उठाया, तो आपके पास जितना भी क्लास नोट्स है, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर कोई रिकॉर्डिंग है, उसको कंप्लीट करना है। अगर कोई रेफरेंस बुक है या गूगल से निकाली हुई बुक है, कुछ भी है, तो उसको देखिए, उसमें कुछ है ना? इसके अलावा जो मैंडेटरी एक्टिविटी वो क्या है, कम से कम 10 वीडियो देखने ही देखने। प्लस जब आप ये सब करेंगे अपने मॉड्यूल के लिए, स्टार्टिंग से करेंगे स्टार्ट, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, राइट? सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो साथ में क्या करना है, एक एक्सेल फाइल बनाते हुए चलना है। जैसे अभी आप जब नोट्स बनाते हो, तो क्या करते हो, फिजिकल नोटबुक पर नोट्स बनाते हो, पेपर पर नोट्स बनाते हो, राइट? अब क्या करो, आपको सिमिलरली उसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, बस बनाने कहाँ हैं, एक्सेल फाइल में। एक्सेल में भी क्या करेंगे, जैसे मल्टीपल सीट होती है, जैसे मान के चलिए आपके मॉडल में 20 टॉपिक हैं, तो 20 सीट आ जाएंगी इसमें। अब जैसे ये सीट है, इसको आपने एक नाम दे दिया, टॉपिक का नाम दे दिया। जैसे मैं एसटीओ का एग्जांपल लेके चल रहा था, एसटीओ लिख दिया, ठीक है ना? एसटीओ का नाम लेके चलता है, एसटीओ लिख दिया आपने। अब एसटीओ क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप क्या है, इसके अंदर प्रोसेस स्टेप्स क्या हैं, ठीक है ना? इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट कोई नोट है, ठीक है ना? ऐसे इधर आपने जैसे रिलीज स्ट्रेटेजी शॉर्ट में लिख दिया, जिससे आप पहचान सकें, रिलीज स्ट्रेटेजी। रिलीज स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं। अब उसके अंदर भी स्टेप्स के अंदर भी क्वेश्चन आता है, रिलीज कोड क्या है, रिलीज ग्रुप क्या है, राइट? उनके बारे में आप ये मेंटेन करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी पूरी पूरे नोट्स तैयार हो गए, डिजिटल नोट्स, ठीक है ना? जिसमें आपको जब किसी भी टॉपिक को देखना है, आप तुरंत देख सकते हैं। तो जैसे अगर आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो मान के चलिए मंडे आपका इंटरव्यू है 4 बजे, आप 2 बजे बैठेंगे, 2 घंटे के अंदर पूरा मॉड्यूल का रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे, राइट? टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। प्लस कभी-कभी टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये फाइल आपने एक्सेल फाइल खोल के रख ली। उसने पूछा एसटीओ आता है, हैव यू एवर वर्कड ऑन एसटीओ? यस, एसटीओ वाला ही खोल लिया, राइट? क्लियर? और प्लस आप पर डे पूरे मॉड्यूल का रिवीजन कर पाया करेंगे 1 घंटे 2 घंटे में, या वीक में आपने 2 दिन का शेड्यूल बना लिया, अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली है, परफेक्ट करने के लिए साथ में इस एक्सेल फाइल को भी देख लेते हैं वीक में 1-2 दिन। तो इससे क्या होगा, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी।
प्लस सिलेक्शन होने के बाद काम करना ईज़ी होगा इस फाइल की हेल्प से। जब सिलेक्शन हो जाता है, जब काम करते हैं प्रोजेक्ट पर, तो जैसे मान के लिए किसी प्रोजेक्ट पर आज आपने रिलीज स्ट्रेटेजी कॉन्फ़िगर की, फिर प्रोजेक्ट के सपोर्ट में गए आप, 2 साल के बाद आपने कंपनी स्विच किया, कंपनी ने दूसरा प्रोजेक्ट दिया। अब 2 साल के बाद वहाँ आप रिलीज स्ट्रेटेजी कॉन्फ़िगर करने 2 साल का गैप आ गया, स्वाभाविक है भूल जाएँगे। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जॉब में जाने के बाद कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, राइट? और प्लस एक बार हम उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं किसी न किसी क्लाइंट पे, तो हमें कॉन्फिडेंस होता है, तो आज निकल लेंगे, भूल ही तो जाएँगे, राइट? तो उस टाइम पे क्या आप अपनी इस फाइल को फिर से उठाएँगे, देखेंगे अच्छा ये प्रोसेस खत्म, राइट? तो ये फाइल बहुत हेल्पफुल है। इसको आप बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बनाइए, ऑनेस्टी के साथ बनाइए, आप 100% सिलेक्शन के ले लेंगे, ठीक है ना? डिफरेंस क्या आता है कि हाँ, अगर आपने ड्यूरिंग द कोर्स प्रैक्टिस अच्छी नहीं की, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ड्यूरिंग द कोर्स प्रैक्टिस अच्छी की, टाइम कम लगेगा, ठीक है ना? जो वर्किंग पर्सन है उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो पर डे 5-6 घंटे नहीं बैठ सकते, है ना? वो वीक में 5-6 घंटे बैठ पाएँगे, राइट? ठीक है ना? तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को करिएगा, है ना? तो ये हमारा एक ईज़ी टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक और उठाते हैं कोई छोटा-सा। देखिए ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा टॉपिक है, ये भी बड़ा टॉपिक है, ये भी बड़ा टॉपिक है, ये भी बड़ा टॉपिक है। हाँ, 20 मिनट में हम जो है इस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, ऑथराइज़ेशन मैनेजमेंट को। ठीक है, इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना? चलते हैं इस पर, तो पहले समझते हैं इसको, ऑथराइज़ेशन मैनेजमेंट को, ऑथराइज़ेशन मैट्रिक्स को, ये क्या होता है? देखिए, जब गो लाइव होगा तो गो लाइव होने के बाद कंपनी के एम्प्लॉय काम करेंगे एसएपी पे। सभी एम्प्लॉय नहीं करेंगे, सर्टेन एम्प्लॉय। जैसे कंपनी ने कहा कि हमारे 200 लोग एसएपी पे काम करेंगे, 4 लोग परचेज डिपार्टमेंट के काम करेंगे, 4 लोग सेल्स डिपार्टमेंट के काम करेंगे, 10 लोग अकाउंट डिपार्टमेंट के काम करेंगे, ऐसे। तो अब उसमें भी क्या है, हर पर्सन का अपना वर्क होगा, है? तो जो पर्सन जिस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है, सिर्फ वो एसएपी में उतना ही काम कर पाए। अगर किसी पर्सन को हमने परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने की, परचेज रिक्विजिशन में चेंज करने की, डिस्प्ले करने की, इसके अलावा परचेज ऑर्डर को डिस्प्ले करने का ही राइट देना है, तो सिर्फ उतना ही कर पाए, उसकी लॉगिन आईडी पर इसके अलावा कुछ चले ही ना, राइट? ये कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं किया तो एम्प्लॉय तो बैंड बजा देगा कंपनी की, ठीक है? खुद ही परचेज रिक्विजिशन बनाएगा, खुद ही परचेज ऑर्डर बनाएगा, खुद ही डिलीवरी कर देगा, राइट? और खुद ही पेमेंट ले लेगा, खुद ही भग लेगा, राइट? घर पे अगर कोई नेगेटिव एम्प्लॉय आ गया तो ऐसा करके निकल लेगा वो, राइट? तो इसको कंट्रोल करने की वजह से क्या है, हमें ऑथराइजेशन कंट्रोल करना पड़ता है, जिसको हम ऑथराइजेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। और जो ऑथराइजेशन मैनेजमेंट है, इससे जुड़े हुए जो कॉन्फ़िगरेशंस, जो सेटिंग्स होते हैं, वो एसएपी बेसिस टीम करती है, एसएपी बेसिस कंसल्टेंट करता है। एसएपी बेसिस कंसल्टेंट को हम एसएपी एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे से पहले तो एसएपी लॉगिन आईडी चाहिए। एसएपी लॉगिन आईडी, एसएपी लॉगिन यूजर क्रिएट करने के लिए जो है, एसएपी बेसिस में एक टी कोड होता है, वो उस टी कोड को यूज करेगा, SU01। SU01 टी कोड जो होता है, ये एसएपी बेसिस में भी ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा किसी की लॉगिन पर नहीं चलेगा, चाहे आप किसी मॉड्यूल के कंसल्टेंट हो, है ना? क्यों नहीं चलेगा? देखिए होता क्या है कि जब कंपनी एसएपी लेती है, लाइसेंस लेती है, तो यूजर के हिसाब से लाइसेंस लिया जाता है। जहाँ भैया 200 यूजर यूज करेंगे, तो 200 यूजर के हिसाब से एनुअली लाइसेंस कॉस्ट जाएगी। ऑडिट में देखा कि 200 की जगह 220 यूजर है, 20 यूजर एक्स्ट्रा कहाँ क्यों बनाए गए? उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन किसके पास होगा? बेसिस वाले के पास, ठीक है ना? अगर ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप खुद बना लिए गए हैं, तो उसकी जो पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी एसएपी बेसिस का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी सैलरी से कटेगी, राइट? क्योंकि लाइसेंस वायोलेशन हो गया है, राइट? तो इस वजह से क्या है, ये टी कोड का राइट सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल एसएपी बेसिस कंसल्टेंट्स के पास ही होगा, है ना? अब जब यूजर बनाए गए हैं तो वो सर्टेन टी कोड को ही एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए क्या, एक रोल एंड प्रोफाइल बनाया जाएगा, ठीक है ना? रोल प्रोफाइल, इसके लिए पीएफसीजी टी कोड होता है, इसका राइट भी सिर्फ एसएपी बेसिस कंसल्टेंट को ही होगा, आपकी लोगों पर नहीं चलेगा, ठीक है ना? अब बात आती है कि फिर हमारा काम क्या है, एसएपी कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट का क्या है, कि हम एसएपी एमएम कंसल्टेंट या एफआई कंसल्टेंट, तो हमारा काम क्या है? आपका काम है कि एसएपी बेसिस कंसल्टेंट को ऑथराइजेशन मैट्रिक्स बना के देना, ठीक है ना? अब आपके मॉड्यूल में
कौन से कितने यूज़र बनेंगे, कौन सा यूज़र किस-किस टी कोड पे काम करेगा, ये आप ही बना के देंगे विद द हेल्प ऑफ ये कोर यूज़र मीन्स जैसे सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान के चलिए आप आईबीएम में काम करते हैं, आप आईबीएम में एसएपी कंसल्टेंट हैं, आईबीएम ने आपको जो है एबीसी मोटर्स मान लेते हैं कोई कंपनी है एबीसी मोटर्स उसमें एसएपी इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीम में दी। तो अब इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, गो लाइव से पहले यूजर्स क्रिएट करने हैं। तब एबीसी मोटर के अंदर कौन एम्प्लॉई क्या काम करेगा एसएपी में, ये आप तो नहीं जानते, तो एबीसी मोटर ही बताएगी। तो एबीसी मोटर्स का आपके मॉड्यूल से जुड़ा हुआ जो यूजर होगा, जो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है, आप उसकी हेल्प से इसको बनाएंगे। वो बताएगा कि ये 10 लोग हैं, इनके ये डिटेल है, इसमें ये लोग ये काम कराएंगे, राइट। तो वो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक एक्सेल फाइल चाहिए। एक्सेल फाइल में क्या है, मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट आपको जो है बेस स्ट्रीम भेजेगी, ठीक है ना। मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैंने बनाया हुआ है, मैं उसी को ले लेता हूँ, तो मुझे ना वहाँ से नहीं बनाना पड़ेगा, देखिए, है ना। जैसे इस तरह की सीट आएगी, रोल्स की होगी, इधर यूजर्स, ठीक है ना। तो यूजर्स में जैसे मॉड्यूल का नाम होगा, यूजर आईडी क्या रखनी है, ठीक है ना, यूजर आईडी क्या रखनी है, उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, डिपार्टमेंट, ईमेल एंड अदर डिटेल्स भी होंगे, ठीक है ना। इधर एक रोल का भी होगा, है ना। ये ब्लैंक आएगा, ठीक है ना, इधर कोई डेटा नहीं होगा आपका, ये ब्लैंक होगा। ऐसे इधर रोल के लिए भी कोई डेटा नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा ऐसे। तो जैसे यूजर्स का डिटेल ले लेते हैं पहले, यूजर में जैसे मॉड्यूल एमएम का एग्जांपल ले लेते हैं, एमएम मॉड्यूल है, यूजर का नाम, किसी कंपनी में यूजर जो है यूजर के नाम के हिसाब से आईडी बनती है, कहीं कहीं क्या है एम्प्लॉय आईडी से बना देते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है, मैं एम्प्लॉय आईडी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। एबीसी मोटर्स को मैं एएम बोल देता हूँ, ठीक है ना। एबीसी मोटर ने अपने एम्प्लॉय की आईडी दी है एएम, मान के एक यूजर एक एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है एएम 2010, लास्ट नेम मैं ऐसे लिख देता हूँ कुमार, ये कोई अनिल कुमार है ना। वैलिडिटी, कंपनी ने कहा कि इनको जो वैलिडिटी देनी है, डिपार्टमेंट ये स्टोर है, परचेज डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक ना। रोल, यहाँ जो रोल नंबर डालेंगे वो रोल यहाँ बनाया जाएगा। तो रोल जनरली जेड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मॉड्यूल का नाम आता है, अंडर इसको मान के चलिए इनको हम परचेज रिक्विजिशन का राइट देने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमने परचेज रिक्विजिशन ऐसे नाम दे दिया, ठीक है ना। या मैं इसको, क्योंकि इससे हो सकता है पीआर से मैंने कुछ बनाया होगा, राइट। इसी तरीके से सो ऑन जो भी 10 20 50 100 200 है आपके मॉड्यूल के, वो आ जाएंगे। तो यहाँ से बेसिस कंसल्टेंट को पता चल गया कि मुझे एक इस नाम की यूजर आईडी बनानी है, जिसमें फर्स्ट नेम ये डालना है, लास्ट नेम ये डालना है, ये वैलिडिटी डालनी है, और ये इस रोल में जाएगा। अब ये रोल भी बनाना पड़ेगा उसको, तो इस रोल का डिटेल भी लग जाएगा। तो एमएम मॉड्यूल आ गया, रोल का नाम क्या, जेड एम एम अंडरस्कोर पी आर, डिस्क्रिप्शन आ गया, परचेज रिक्विजिशन, क्या क्या टी कोड जाएंगे, ME51N, यही होता है ना टी कोड, परचेज रिक्विजिशन का हाँ सब जी, यही हाँ जी सर। है ना। ME52N अपने मॉडल के हिसाब से करेंगे, जैसे एफआई मॉडल तो आप एफआई मॉडल के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे कस्टमर पेमेंट या वेंडर पेमेंट, राइट। ME53N, इसके अलावा मटेरियल की डिटेल भी देखने पड़ते हैं बनाते समय, तो MM03 का राइट भी दे दिए, ठीक है ना। वैलिडिटी दे दी, ये रोल वैलिडिटी तो हमेशा जो रोल बनाया जाता है 01.09.2025 से लेकर, हमेशा रोल की तो वैलिडिटी हम यही देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा आ जाएगा इधर
मान के चलिए ZMM अंडरस्कोर परचेज ऑर्डर के लिए बना दें, ठीक है ना? परचेज ऑर्डर परचेज ऑर्डर ठीक है ना? जो बिल्डिंग के लिए है इसमें चल रहा है, ठीक है ना? ये जैसे ME23 दे दिया, अब इनको क्या जैसे वेंडर डिटेल भी देखने होते हैं, तो XK03 दे दिया, राइट? इधर वैलिडिटी डाल देंगे। तो ऐसे भी बेसिस कंसल्टेंट क्या करेगा, इसी हिसाब से वो क्रिएट कर देगा और उसी हिसाब से वो रेस्पेक्टिव यूजर को असाइन कर देगा, ठीक है ना? तो आपको ये बनानी होती है, ठीक है ना? सिंपल है। सो हम बना के देंगे आप बना के बेसिस को देंगे काम करने बेसिस कंसल्टेंट, किसकी हेल्प से? एबीसी मॉडल का जो ABC क्लाइंट है उसका जो एम्प्लॉय बताएगा, वो बताएगा तो भाई आपको थोड़ी पता है, राइट? फिर आप आपके पास क्या होगा, एसीपी बेसिस टीम का ईमेल आएगा, जितने भी फंक्शनल कंसल्टेंट है, प्लीज प्रिपेयर द ऑथराइजेशन मैट्रिक्स फॉर योर मॉड्यूल इन अटैच्ड फॉर्मेट, वो ये फॉर्मेट अटैच हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो